चलो कौन सा चैप्टर अभी अपने पास? डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अलग है, हटके। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्वों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। +3। देखो एफ ब्लॉक को हम शो करते हैं लैंथेनॉइड्स बोलते हैं क्या, है ना, Ln से दर्शाते हैं, और हम ऐसे याद रखेंगे Ln+3 लैंथेनॉइड्स, है ना, Ln+3। और अगर मैं एक्टिनॉइड्स बोलूं, है ना, तो जनरल उनकी भी क्या रहती है 3। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मेनली इसने लैंथेनॉइड्स की बात पूछी है, तो आप कहोगे जनरल हो गई 3। क्लियर, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 4 में से Mn, है ना, मैक्सिमम। देखो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम 1, Mn कितना हो गया x, ऑक्सीजन कितना हो गया -2 × 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। तो अपन कहेंगे यहाँ Mn में तो 7 है, 7 से ज़्यादा हम इनमें देख नहीं पा रहे। ठीक है, और KMnO4 में स्ट्रक्चर भी देखो, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 7 बॉन्ड दिखने चाहिए, तो ये 6 तो दिख गए, ये O- है और ये K+ है। पोटेशियम पर मैंगनेट कलर कैसा होता है? पर्पल, पिंक पर्पल कलर होता है ना, तो यहाँ आंसर हो जाएगा Mn। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो पता ही है अपन को, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, μ = √n+2, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑप्शन डी। ठीक है, अगला एटॉमिक नंबर 25 यानी Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो Mn 25 की बात कर रहा है, तो मैंने तुम्हें सिखा दिया आर्गन 18, याद रखेंगे सारे बच्चे, आर्गन 18, आर्गन 18। तो 18 के बाद 4s2 20 और 3d 5। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि 4s बाहर होता है और 3d अंदर होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो हम 4s के इलेक्ट्रॉन्स को आउट करेंगे, 3d को आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा आप तो Mn+2 की बात कर रहे थे, तो Mn+2 मतलब आर्गन और 3d 5, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। तो Mn+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा अनपेयर्ड समझे ना, मतलब 3d 5, तो d बना दो। ठीक है, ये 3d अनपेयर्ड यानी सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड 5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़े। गैडोलीनियम बोलो, गैडोलीनियम। अब देखो डी ब्लॉक याद होना चाहिए, डी क्या सॉरी एफ ब्लॉक। मैंने तुम्हें जिंगल बताया था, लाख सोचा, लाख सोचा, यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू होता है। पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं तब एक गधे ने, यूं तब एक गधे, गधा मतलब गैडोलीनियम। तो अब नंबर गिनो, 1 है ना, ये एफ ब्लॉक का पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है। तो देखो 7 पे आता तो 4f7 होता ना, है ना। अब यहाँ पे मैं 4f7 करूंगी क्योंकि मुझे तो हाफ फील्ड रखना है, लेकिन मेरा एक डी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगी डी में डाल दूंगी, तो 4f7 5d1 और ns2 तो होता ही है ना, तो तुम्हें ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, लाख लैंथेनम, उसके बाद वाले लाख सोचा, पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं एक सॉरी यूं, ओ भाई ये कहाँ हो गया, यूं एक गधे ने तब, ये है ना, ड्राई क्लीन होकर कहा। ठीक है, तो देखो ऐसे भी याद कर सकते, लास्ट सी पर नुड पम सम ईयू गुड टब। ठीक है, यूं एक गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर कहा तुम यबलू, वाईबी और एलयू, इट्रिबियम और लुटीशियम। ठीक है, अब वापस पढ़ो, है ना। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 7 नंबर पे तो क्या आएगा 4f7। सही है, 8 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है, हाँ चलो ठीक है, फिर वापस देखो। पहला ये हो गया आपका क्या 4f1 5d1 और क्या होता है 6s2, ये होता है। फिर प्रेस्मोडीमियम, अच्छा हाँ एक शिफ्ट कर देंगे ना, देखो ये यहाँ से चल रहा है लैंथेनॉइड्स, 4f1 5d1 6s2। अब अगर मैं f ही गिन रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। ठीक है, फिर 3 4 5 6 7 और 8 चल रहा है, तो 4f7 और ये क्या चलेगा 5d1। ठीक है, ये रुको चेक कर लेते हैं इसको,
लैंथेनॉइड्स में, हाँ 4f7 5d1 6s2। अच्छा ठीक है, इसमें f का, हाँ ये ना यहाँ अपन जाते हैं तो देखो f2 की जगह क्या हो जाता है, ये जम करा दो इसमें, तो यहाँ आपका आ जाता है 4f3 6s2, ये आ गया 4f4, फिर 4f5, फिर 4f6, तो आपका यूरोपियम आ जाता है 4f7। ठीक है, तो फिर ये 4f7 आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे वापस कहाँ डालना पड़ेगा, एक डी में। यहाँ से तो मैंने डी खाली कर दिया था, देखो यहाँ मैं d0 कर चुकी हूँ, इसको यहाँ फिट करके d0, इसलिए ये वापस 7 पे आया, तो एक इलेक्ट्रॉन का डाल दिया डी में। क्लियर है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, वापस ढंग से पढ़ना। तो अब मेरा आंसर क्या बनेगा, थर्ड की फोर्थ, फोर्थ बनेगा ना, 6s2 तो ही चल रहा है ना, तो 4f7 5d1 6s2। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिश मेटल। मिश मेटल में क्या होता है, देखो मिश मेटल मतलब लैंथेनॉइड के अलॉयज, मिश्र धातु, यानी लैंथेनॉइड के क्या है, अलॉयज है, मिश्र धातु है। अब लैंथेनॉइड अलॉयज मतलब लैंथेनॉइड तो लेोगे ना, और सबसे ज्यादा लैंथेनॉइड लेंगे सीरियम, 40% तो वही होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स ले, उसमें मोस्टली सीरियम ले, फिर 5% आयरन ले। अब आपको मैग्नीशियम बेस्ड बनाना है तो मैग्नीशियम ले, कॉपर बेस्ड बनाना है तो कॉपर ले, है ना। स्मॉल ट्रेसेस में आप सल्फर, कैल्शियम ये ले सकते हो। ठीक है, तो मिश मेटल भाई आंसर क्या है, लैंथेनॉइड, मेनली लैंथेनॉइड्स ही होते हैं। ठीक है, चलो आगे। लैंथेनॉइड्स का केमिकल बिहेवियर किस मेटल से मैच करता है, क्यों? देखो लैंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 3, तो ये क्या बना रहे थे, Ln+3। अब +3 कौन बनाता है, सोडियम तो +1 बनाता है, मैग्नीशियम +2 बनाता है ना। आंसर तो तुम्हारा सही है, एल्यूमिनियम +3 बनाता है, इसलिए इनका बिहेवियर मैच करेगा किससे, Al से। ये नया क्वेश्चन डाला इन्होंने, ये पहले नहीं था अपने पास। अब बताओ कलरलेस आयन कौन सा है, कॉपर +1। देखो कॉपर जो है 29, सही है, तो 29 में मैंने तुम्हें सिखाया आर्गन 18, 4s1 और 3d10, भाई 29 करना है ना ये। लेकिन अगर मैं कॉपर +1 कर दूंगी तो निकालते टाइम इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, तो मैं कहूँगी तो 3d10 है, तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना। तो अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर तो होगा ही नहीं, है ना। और प्रतिचुंबकीय भी बोलोगे, डायमैग्नेटिक, तो फिलहाल तो कलर पूछा है तो मैं कह दूंगी कॉपर +1 कलर लेस है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायमैग्नेटिक बता दो, प्रतिचुंबकीय मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, किसमें, जिंक +2। देखो Zn30 होता है क्या, है ना, पहली ट्रांजिशन सीरीज SC, कार में फे को नी कुंजी, है ना, ऐसे कुंजी, जिंक पे खत्म हो रहा है, जिंक कैडमियम मरकरी, Zn3d10 कैडमियम 4d10 मरकरी 5d10, तो ये d10 वाले हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे d10 मतलब आर्गन 4s2 कर देते नक्की। ठीक है, और ये 3d10, और जब आप बात करते हो जिंक +2 की तो आप कहोगे 2 बाहर वाले यहाँ से निकालने 4s से, तो अभी मेरा आंसर है 3d10, मतलब मेरे पास अनपेड नहीं है, और अनपेड नहीं है मतलब डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैं ध्यान रखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। थियरी में आ जाए क्या लिखोगे, ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, है ना, मान लो यहाँ नॉर्थ पोल लिख दिया, यहाँ साउथ पोल लिख दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिपेल करते हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, ऊपर से निकल जाती है ना, साल भर पढ़ते हैं तो पढ़ाई क्या होती है, ऊपर से निकल जाती है, एग्जाम में जल्दी जल्दी समझ में आती है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों होता है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैग्नेटिज्म कैसे शो करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है ना अपने चारों तरफ, क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है ही नहीं आपके पास खाली इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो लैंथेनॉइड आप 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हो, लेकिन f 2 घर पीछे चलता है, तो पहले 6s भरना पड़ेगा, और जहाँ मुझे एक्सेप्शन मिलेगा, मेरे को कहीं हाफ फील्ड मिल रहा है, फुल फील्ड मिल रहा है, तो मैं कहूँगी वहाँ मैं डी, वैसे तो मेरा डी खाली रहेगा, लेकिन जहाँ मुझे हाफ फील्ड फुल फील्ड मिलेगा तो मैं तो डी में एक इलेक्ट्रॉन रख लूँगी, तो 6s तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, डी मेरा एक आध रहेगा, वैसे तो 0 ही है, और f में 1 से चालू करेंगे 14 तक फिल करेंगे, तो अब तुम चेक कर लो, फोर्थ 1 से चालू करना है ना, यहाँ 0 लिख दिया 1,
1 से स्टार्ट करेंगे 14 तक D1 और 6s2, सही, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कुछ प्रिंट सही नहीं हुआ है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब समझे ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो देखो Fe जो है ना वो दो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो यहाँ Fe+2 है और इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और मेरा एक वैसा का वैसा और बना लेता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो मैं कहूँगी वहाँ तो ऊपर +2 है और यहाँ +3। तो भाई एक तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा बन जाते हैं। फिर मैंने पढ़ा था भाई ये मेटल है, ये लीगेंड है, लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। तो आपको अगर चीज़ दान मिल रही है तो आपके पास जगह होनी चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ इनके पास खाली d ऑर्बिटल है, तो एक तो वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। फिर अगर आप लीगेंड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, माइनस खींच रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्लस होगी, चार्ज क्या होगा इनका बहुत ज़्यादा होगा, तो हाई चार्ज डेंसिटी। यहाँ फिर आयन छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये छोटे होते हैं साइज में, डी ऑर्बिटल इनका खाली होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो उसमें बना सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको 3 पॉइंट लिख के आने हैं, एक हाई चार्ज डेंसिटी उच्च आवेश घनत्व, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी खाली पड़ा है ना, और तीसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ आपका आंसर ऑल क्लियर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो लैंथेनम से लुटीशियम तक जाने पे एटॉमिक साइज घट जाएगा और आयनिक साइज भी घट जाएगा, तो सडन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, अचानक से लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट छोटे हो जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, LC बोलते हैं, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो यहाँ आपका आंसर आएगा LC यानी लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन LC। ठीक है, सडन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, देखो क्रोमेट होता है ये CrO4-2, अगर एसिडिक मीडियम है तो ये बदल जाएगा डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट वापस बेसिक मीडियम में किस में बदल जाएगा, क्रोमेट में। अब क्रोमेट का कलर तो होता है येलो, और डाइक्रोमेट लैब में देखा था ना पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा कलर होता है, ऑरेंज। तो ये आपका ऑरेंज होता है, ये आपका येलो होता है। ठीक है, pH 5 पे दोनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्टिनॉइड में यहाँ से यहाँ तक के 14 एलिमेंट। एक्टिनॉइड्स मतलब एक्टिनियम के बाद वाले, तो भाई एक्टिनियम तो 89 होता है, तो आप कहना चाह रहे हो 90 से लेके कितने 103, 103 सही है। तो 90 पे कौन है, थोरियम, और 103 पे कौन है, लॉरेंशियम। तो एक्टिनॉइड्स में 90 से लेके 103 तक के 14 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए थोरियम से लेके लॉरेंशियम, क्लियर है। चलो अब स्कैंडियम +3, वेनेडियम +3 और क्रोमियम +3 में से कलरलेस है। तो देखो स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ऐसे टीवी कार में फेंको नहीं, तो SC मतलब 21, 3 कम कर दो तो 18 नहीं हो गया क्या, तो 18 मतलब तो आर्गन है ना, तो यहाँ का अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो तुम कहोगे यहाँ तो कोई अनपेड नहीं, वहां जाओगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वेनेडियम की बात करें तो SCTV, तो तुम +3 तो लाए हो, +4 लाते ना, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही गया, तो मैं कहूँगी D1 तो है। और क्रोमियम SCTV कार, तो यहाँ क्या उल्टा D2 है, यहाँ D0 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा D1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा D2 आएगा, तो अनपेड तो है ना आपके पास। और मुझे पता है कि कलरलेस के लिए क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए, अनपेड नहीं होना चाहिए, मतलब स्कैंडियम +3, क्लियर है। क्रोमेट आयन का शेप बोलो, टेट्राहेड्रल। देखो क्रोमेट क्या होता है, CrO4-2, स्ट्रक्चर बनाएंगे Cr डबल बॉन्ड O, फिर O- और डबल बॉन्ड O। आगे बात समझ में
CrO4 - 2, है ना। तो अब तुम गिन लो सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं, सॉरी हाँ सिग्मा तो 4 ही है, और पाई कितने नजर आ रहे हैं, 2। और ये जो पाई है ना ये डी पाई पी पाई है, ठीक है। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, है ना। और शेप 4 में शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और बोले कि भाई इसका कलर कैसा है, येलो, CrO4 - 2। क्रोमेट का कलर कैसा है, येलो। एसिडिक मीडियम में किसमें बदलेगा, डाइक्रोमेट में, ठीक है। इतनी बातें याद रख लो, बहुत है। अब बोलो सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लाख सोचा, लाख तो लैंथेनम है, सीरियम मतलब पहला लैंथेनॉइड, तो लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनॉइड होते हैं, तो पहला लैंथेनॉइड सीरियम, तो लैंथेनम 57 है तो ये 58 है। तो तुम कहोगे चौपन पे तो जिनॉन आती है, जिनॉन 54, ठीक है। अब जिनॉन के बाद में लैंथेनॉइड्स की बात करूँ तो 6s2, अब डी में तो एक पड़ा ही रहता है, और ये 4f1। अब हमें लगता है कि भाई अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये जिनॉन बना लेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके SRP पे जाओ, सीरियम +4 सीरियम +3 में कन्वर्ट हो तो इसके SRP की वैल्यू पॉजिटिव और काफ़ी हद तक मतलब 1.5 समथिंग है, मैं एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है बट पॉजिटिव है, और 1 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि भाई सीरियम +4 चाहता है कि मैं किस में बदलूँ, +3। हालांकि हम चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो इनर्ट गैस बन गया, लेकिन फिर भी भाई ये चीज़ें तो क्या होती है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसाइड होती है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन वाली बातें तो आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और बहुत सारे फैक्टर्स पे बात कर रही। ये वाली बात जो आप कर रहे हो ना वो हवा में कर रहे हो, है ना। वैसे जिनॉन सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन खोल देगा और ये जिनॉन बनाएगा, तो ये तो क्या बोलते हैं गैसियस स्टेट की बात है, मतलब हवा में बात कर रहे हो। लेकिन आप पानी में जाते हो तो बातें बदल जाती है। और जब हम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ये सब बताते हैं, ये सब हम वाटर के अंदर बताते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में बताते हैं, तो यहाँ एग्जामिनर फंसा देता है, क्योंकि इस जगह स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो मैं कहूँगी यहाँ भी 4 है। लेकिन अगर आप पानी में बात करोगे तो मैं कहूँगी नहीं 4 होगा तो किसमें बदल जाएगा, 3 में। तो पूरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको ज़्यादा करेक्ट आंसर जो बताना है ना, वो क्या बताना है, +3। फिर भी मैं कहूँगी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसेगा ये, ठीक है। चलो अब यहाँ है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः कहते हैं। तो डी ब्लॉक को क्या कहते हैं भाई, ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के तत्वों का नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है भाई। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं फिर, आंतरिक संक्रमण, इनर ट्रांजिशन। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स को नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर, अब देखो लैंथेनॉइड प्लस नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन जब ना चैप्टर शुरू हुआ था यहाँ से हुआ था कि लैंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट Ln+3 और नाइट्रोजन क्या होता है -। जब आपने कहा ना इसके कैरेक्टर एल्यूमिनियम के समान है, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाता है, तो ये भी क्या बनाएगा, लैंथेनम नाइट्राइड बनाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर होगा Ln। बैलेंस करना है तो यहाँ ट्वाइस है तो ये ट्वाइस कर दो ये, और इसको लिखेंगे क्या, लैंथेनॉइड नाइट्राइड। लैंथेनॉइड्स के क्या है, ये नाइट्राइड है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। चलो, जिंक, कैडमियम और डैश को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, अभी बताया था। किस किस को नहीं कहते, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तीनों ZnCdHg। समूह 12 के तत्वों को, ग्रुप 12 सेकेंड बी के एलिमेंट्स, क्योंकि देखो ये होता है D10 है ना, 3D10 4s2, नीचे उतरोगे तो ये होगा 4D10 5s2, और नीचे उतरोगे तो ये होगा 5D10 6s2। तो हम कहेंगे कि ना तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में D खाली है और ना ही इनके आयन। इसका आयन क्या है, जिंक +2, इसका आयन क्या है, कैडमियम +2, और इसका क्या है, मरकरी +2। +2 तो S से निकालोगे ना, तो इनका D खाली
नहीं, और जिसका डी खाली नहीं है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। बढ़ाऊं टेम्परेचर? बस, चलो आगे बढ़े फटाफट। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑस्मियम, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 11th में पढ़ा था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ना, ध्यान से देखो, ऑस्मियम OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2, दो बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो -2 ही होता है, तो बाहर -8 है, इसलिए ये क्या हो गया? तो ऑस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +8। और कहाँ पढ़ी आपने, है ना? ऑस्मियम है, एक रुथीनियम होता है उसमें भी होती। अ वेरी शॉर्ट आंसर, मिश्र मेटल किन से मिलके बनी है? तो मिश्र मेटल में ज्यादातर तो क्या होता है? लैंथेन, 95% तो लैंथेनॉइड्स ही होते हैं, 90 से 95% में लिख देती हूँ लैंथेन, लगभग 5% आयरन, ठीक है, लगभग 5% इसमें आयरन होता है। और ट्रेसेस ऑफ, सूक्ष्म मात्रा में क्या क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन, सल्फर भी होता है, सल्फर, मैग्नीशियम, ये, ठीक है। तो ये आपका मिश्र मेटल का कंपोजिशन है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। तो देखो, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो ये कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, अभिक्रिया का वेग बढ़ाए। तो होता क्या है कि इनमें होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ये जिद्दी नहीं है कि मैं तो अपने क्लास 2 में ही रहूंगा, 2 में हूँ, 3 कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तुम बताओ कि एक तो इनमें होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। की पॉइंट्स लिख रही हूँ, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनमें होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में ये क्या करते हैं? रिएक्टेंट के साथ में इंटरमीडिएट बना लेते हैं, क्रियाकारी अणुओं के साथ मिलके मध्यवर्ती बना लेते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं। तो वो इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 का 3 में गया, 4 में गया, एक चीज तो ही। फिर इंटरमीडिएट बनाने के लिए इनके पास जगह भी होनी चाहिए। तो जगह की तो कमी नहीं है ना। इनके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति। तो इन दोनों वजह से ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। आगे बात समझ में? ये की पॉइंट्स आपको लिखने। परा यूरेनियम तत्व एक बताना है, परा एंड ट्रांस यूरेनिक, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप परा यूरेनियम मतलब ट्रांस यूरेनिक। क्या होता है बोलो? ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाला। गुड। एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्लियर है? एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम। तो मुझे बताओ, यूरेनियम तो 92 है ना। कोई पूछे एटॉमिक नंबर 92 पे क्या है? यूरेनियम। तो तुम्हें यूरेनियम के बाद वाला बताना है। तो तुम्हें एक्टिनॉइड्स याद है? पहले एक्टिनॉइड्स किस पे? 89, ठीक है। देखो, थोड़े पैसे, थोरियम प्रोएक्टिनियम, ये दोनों ही नहीं लिखने, ऊपर ये भी नहीं लिखना है, इसके बाद कुछ भी लिख दो, ठीक है। थोड़े पैसे ऊपर नफा, नेपच्यूनियम, ठीक है। पके आम, प्लूटोनियम, अमरीशियम। पके आम कम बिकेंगे, क्यूरियम, बर्केलियम, ठीक है। सब साइंटिस्ट के नेम है। क्लियर? थोड़े पैसे ऊपर नफा, पके आम कम बिकेंगे, कैफे, कैलिफोर्नियम। वैसे उसे नाम पूछा और सिंबल पूछा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख देना, कैलिफोर्नियम याद रह जाएगा, ठीक है। कैफे में ऐसे, आइंस्टीनियम, ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। कैफे में ऐसे, फर्माओ, फर्मियम, फर्मी होता है ना 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, फर्मियम। ऐसे फरमाओ मैडम, मेंडेलेविनियम, 104, 100 ऐसा कुछ है, 101 है ना, हाँ। मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो मेंडेलिविनियम, नोबिलियम, लॉरेंशियम, हाँ ये 103, 102 और 101, ठीक है। 104 पे रदरफोर्डियम। तो इनमें से कुछ भी लिख दो जो तुम्हें याद रहे वो सही। तो कैलिफोर्नियम सरल है, प्लूटोनियम सरल है, नोबिलियम भी सरल है,
आइंस्टीनियम भी, और आखिरी वाला तो याद रखना है लॉरेंशियम, कि एक्टिव नोड खत्म कहाँ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो समझ में आए वो लिख देना। क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट है। अब पहले तो इसकी बात समझो, क्रोमियम+2 है अपचायक, रिड्यूसिंग मतलब ये चाहता है कि दूसरे को रिड्यूस करो, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दो और खुद क्या करो, ऑक्सीडेशन। मतलब ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दूं, अपचायक, दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण, यानी ये कुछ ऐसा चाह रहा है ना। तो अब इसके सपोर्ट में बात करनी, ठीक है। क्रोमियम+3, तो पहले हम क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम 24 है ना, तो 24 में मुझे लग रहा है आर्गन 4s1, अपवाद है ध्यान तुम्हें, 4s1 3d5। अब अगर क्रोमियम+2 की बात करो तो ये हो गया आर्गन 3d4, है ना, एक यहां से गया एक यहां से गया। और क्रोमियम+3 की बात करो तो आपको हो गया आर्गन 3d3। तो देखो 3d3 मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ना, 4 से तो 3 बड़ी, क्योंकि इसका T2G क्या हो गया, हाफ है, या तो पूरा D बना उसके हिसाब से बताओ, ठीक है। लेकिन अब ये को सोल्यूशन में आ गया है, कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा ही, भले पानी के साथ बनाए, तो पानी के साथ बनाएगा तो D ऑर्बिटल टूट जाता है। तो हम कहेंगे क्रोमियम+3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G की पावर 3 है ना, जो कि हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड हमेशा क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट मत आंसर दो, सोच वो कह रहा है ऐसा है तो उसमें कोई अपने को जुगाड़ नहीं करनी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो ठीक है उसके पक्ष में बात करो। अच्छा ठीक है ऐसा है तो हम सोच लेते हैं क्या ही हो सकता है, फिर कुछ ना कुछ तो निकलेगा, सपोर्ट में कोई ना कोई आंसर जरूर निकलेगा, तो आप इसके पक्ष में बात करो कि हाँ देखो भाई ऐसा ऐसा हो रहा होगा, क्लियर, क्योंकि वो तो डेटा बेस्ड बात कर रहा है ना, ऐसे। ठीक है, अब देखो फिर आ गया क्रोमियम+2 और Fe+2 में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अब मेरे पास क्रोमियम का तो मुझे पता है कि भाई क्रोमियम+2 जो है ये क्रोमियम+3 में जाना चाहता है, क्योंकि इसका T2G3 हो जाता है, वापस बताने की जरूरत नहीं ना, क्रोमियम+3 में हमने पढ़ा था ना, इसमें T2G क्या हो जाता है 3, तो मैं कहूँगी इसकी तो प्रबल इच्छा है कि मुझे तो यहाँ जाना है। अब ये कह रहा है शायद ये भी जा रहा हो, चेक कर लेते। तो देखो Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, तो Fe+2 सोच रहा है कि क्या मैं Fe+3 में चला जाऊं, तो हम चेक कर लेते। देखो Fe क्या 25 नहीं 26, SCTV कार में 25 होता है Mn, तो Fe क्या हो गया 26, तो 26 में हम कहेंगे 18 पे आर्गन और ये 20 और 3d6, तो भाई ये तो 3d6 है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा 3d5, सही कह रही हूँ ना मैं, Fe+2 था तो Fe+2 क्या है 3d6, क्वेश्चन में ना गड़बड़ है, यहाँ Fe+3 है भाई, प्रबल अपचार नहीं, ठीक है फिर यही होगा यहाँ, तो ठीक है ये 3d6, और अगर ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d5, तो मैं कहूँगी इसकी भी इच्छा है यहाँ जाने की, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है हाफ फिल्ड। तो अब मेरा लॉजिक के हिसाब से मेरे पास आंसर नहीं है, ये भी चाहेगा मैं वहां जाऊं और ये भी चाहेगा कि मैं यहाँ जाऊं, अब आंसर कौन डिसाइड करेगा, तो मेरे को डेटा बताओगे तो ही मैं बता सकती हूँ, आंसर कौन बताएगा SRP, है ना, कि भाई E0 SRP चेक कर लो, E0 ऐसा, क्योंकि पानी में आने के बाद मैंने आपको भी बताया था बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, आपका सिर्फ एक पॉइंट तो बोलेगा नहीं, तो इसका SRP देख लेते और इसका भी SRP देख लो, क्रोमियम+2 और क्रोमियम+3, तो अब जिसका SRP बेटर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सर जो SRP है तुम्हारे पास दोनों के, फेरस फेरिक तो कितना है 0.77 है शायद प्लस का, तो यहाँ का SRP तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा था उसमें भी डेटा था, तो यहाँ 0.77 है, और एक बार यहाँ चेक कर लो, यहाँ +2 से +3, क्रोमियम+3 से Cr है, ये Cr+2 में जाना अपन को, यहाँ एक है ना SRP की टेबल है ना किताब के पीछे है,
क्रोमियम +3, ये रहा क्रोमियम +2 से Cr, ये रहा माइनस का 0.41, 3 से 2 में जाने पे माइनस का 0.41, आपको 2 से 3 जाना है ना, तो देखो यहाँ का डेटा तो है प्लस का 0.41, ठीक है। और फेरस का फेरिक जाएगा, एग्जाम में आपको डेटा देगा, इतना डेटा याद नहीं होता, हमें याद नहीं है, तुम्हें कैसे याद होगा। फेरस का फेरिक, हाँ, Fe+2 से Fe+3, ये 3 से 2 में जा रहा है 0.77, तो 2 से 3 में जाएगा तो ये या तो माइनस है, ठीक है। तो अब तुम चेक कर लो, जिसका SRP पॉजिटिव होगा उसी का ही तो क्या होगा, मतलब क्रोमियम +2 से +3 जा रहे हो, है ना, तो SRP छोड़ दो, अभी आपका रिडक्शन तो करा नहीं रहे हो ना, +2 से +3 में जा रहे हो, पोटेंशियल क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और वहां फेरस से फेरिक में जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो भाई ऐसे तो जाना नहीं है, इस रास्ते से नहीं जाना है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ, बेटर क्या हुआ, क्रोमियम +2। दूसरे का अपचयन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे हाँ देखो खुद का ऑक्सीडेशन, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन, सेल्फ क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो फेरस से फेरिक में ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ Fe+2, सही है ना, बने 3D6 ही तो होता है, ठीक है। अब वो 3D5 में चला गया, तो ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल, बट डेटा बेस्ड बात करो तो ये ज़्यादा बेटर कंडीशन है, ठीक है ये। लेकिन ये एग्जाम में आपको देखो ये वैल्यू देगा, तब भी बताना तो आपको ही पड़ेगा ना, SRP से भी आंसर तो तुम दोगे ना, तो आंसर ऐसे निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो इसका आंसर दो, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, NaOH मिलाने पे येलो हो गया, हाँ अभी पढ़ा था ना, डाइक्रोमेट है यानी Cr2O7 -2, NaOH मतलब बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट किस में बदल जाएगा, क्रोमेट में, तभी अभी तो मैंने शुरू में बता दिया था भाई ये येलो है ये ऑरेंज है, अब वो क्या बात कर रहा है वो तुम देख लो, है ना, पीला हो गया तो पीला तो क्रोमेट की वजह से हुआ होगा, क्यों, तो रीजन दे दो उसको, ठीक है। और बैलेंस करके लिखना है तो यहाँ ट्वाइस है, यहाँ पे भी ट्वाइस है, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस शायद वाटर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, चेक कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 14 हो गए ना, CrO4 यहाँ 4 हो जाएगा ना, यहाँ 2 कर लो, अब बैलेंस होगी, ठीक है 8, अब बैलेंस है, क्लियर, ये है ना। तो पहले ऑरेंज था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट किस में बदल जाता है, क्रोमेट के अंदर, ठीक है। चलो अब जिरकोनियम ऑफियम के कैरेक्टर सेम क्यों है, अब तो पहले इनकी जगह ढूंढो, जिरकोनियम 40, देखो पहले क्या था SCTV, ठीक है 3D, फिर 4D में क्या आता है याजीर, इट्रियम जिरकोनियम, फिर 5D में ला हफ्ता, ये आता है। अब ये यहाँ कहाँ से उठा के लिया या कि इनके क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, इनके गुण समान, तो देखो ये 4D है ये 5D है और ये लैंथेनम के बाद है, तो हमने पढ़ा था लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व आकार में अचानक से छोटे हो जाते हैं, वजह क्या थी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक परिणाम और है, 4D और 5D के आकार में क्या हो जाती है, समानता, मतलब जो साइज जिरकोनियम का है वही एटॉमिक साइज किसका है, तो अगर दो एलिमेंट का एटॉमिक साइज ही बराबर है तो कैरेक्टर एक जैसे होंगी, है ना भाई, जितना बराबर साइज है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो भी छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ रहा तो भी नहीं छोड़ेगा, ये ऑक्साइड बनाएगा तो वो भी बनाएगा, तो इनके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, मैच करेंगे, क्यों, तो आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक साइज, और सेम क्यों हुई, तो तुम बताओगे लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D का एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D का परमाणु आकार एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है, लगभग समान हो जाता है इस चक्कर में, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट और उसका सिंबल बताओ जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं,
बहुत सारे हैं। हाँ तो बोलो। अभी तो पढ़ा था जिंक। जिंक क्या है? जिंक +2। वेरी क्या करेगा? जिंक +2 ही होता है भाई। कॉपर में तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक, और क्रोमियम तो अभी तो झटके ले रहे हो, क्रोमियम +2 भी है, N+3 भी है, फेरस, फेरिक। तो जिंक में तो अकेला जिंक +2। ठीक है, तो नाम लिख दोगे ना जिंक। ठीक है, और सिंबल क्या है? Zn, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? खाली +2। सिमिलरली स्कैंडियम 21 होता है ना, तो ये सिर्फ +3 ही बनाता है क्योंकि आर्गन बन जाता है, बाकी इसको कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा सही आपको फिलहाल यही लिखना है, जिंक में ऐसा होता है। मरकरी मत लिख देना क्योंकि मर्क्यूरस भी होता है और मर्क्यूरिक भी होता है, तो वो नहीं लिखोगे, आप सिर्फ जिंक लिख दो। कैडमियम में होता तो ऐसे मोस्टली +2 है, बट अब मान लो एक कंपाउंड को निकाल दे, कुछ बन गया, तो मैं श्योर नहीं हूँ। जिंक में आप 100% श्योर हो। ठीक है, फिर लैंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ ली, +3। ठीक है, फिर रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल किसको कहते हैं? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड, दुर्लभ मृदा तत्व। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मतलब रेयर क्यों? जब शुरू में जब ये मिल रहे थे तो इनका परसेंटेज बहुत कम होता था। और अर्थी मेटल मतलब क्या बोलते हैं? मृदा तत्व। सॉइल में जो अर्थ मेटल मिलते हैं ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं ग्रुप 2 बोले, बेटा मंगेकार, स्कूटर, इनके साथ साथ ये लोग मिलते थे, तो हम इनको अर्थ मेटल तो बोल ही रहे हैं क्योंकि उनके साथ मिल रहे हैं। और रेयर क्योंकि बहुत ज्यादा परसेंटेज तो है नहीं, दैट्स वाई रेयर अर्थ मेटल। तो इनका जनरल, अच्छा दोनों का मिला के तो हम कहेंगे भाई दोनों 2 घर पीछे चलते हैं, तो 2 घर पीछे चलते तो NH2। और फिर है ना D जो है वो तो खाली होता है, लेकिन अब हमें जरूरत होती है तो हम एक आध इलेक्ट्रॉन तो भर ही देते हैं। और F में हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, और 1 to 14 इलेक्ट्रॉन तो हम फिल कर ही रहे। क्लियर है यहाँ तक? देन ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट अभी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, की पॉइंट्स में क्या क्या लिखेंगे? एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल, और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्रिया कारक से क्रिया करके मध्यवर्ती बनाते हैं। आप इसको ना एग्जांपल से समझाओ, जैसे देखो संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट मेथड है ना, संपर्क विधि का कैटलिस्ट है आपका वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। इसको समझाओगे भाई ये कैसे काम करता है। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट SO2, अगर मैं SO2 गैस को O2 गैस के साथ मिक्स करके रिएक्शन करूं तो SO3 नहीं बनता। तो ऐसा क्या हो गया? SO2 O2 के साथ मिक्स नहीं होना चाह रहा है और SO3 नहीं बन रहा है। फिर भी मैंने लिखा है क्योंकि अगर मैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले तो ये बन रहा, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है ना। मतलब अपन जैसे मान लो तुम हो क्लास में और तुम्हारा फ्रेंड है लेकिन तुम बात नहीं कर रहे हो, या फ्रेंड नहीं है मतलब क्लासमेट है, अब बात नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई तीसरा आ जाता है तो तुम उससे बात करते हो, वो इधर बात कर लेता है, तो वो तुम्हारी सामान भी ट्रांसफर कर लेता है, तुम्हारी बातें भी ट्रांसफर कर लेता है, इमोशंस भी ट्रांसफर कर लेता है। एक ट्राइंगल की क्या हो रही है? जरूरत है। तो वो ट्राइंगल आपका क्या है? V2O5। तो मतलब तुम मान लो तुम वो और तुम्हारा दोस्त है, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत किसकी है? इसकी है। ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अभी कर क्या रहा है? तो SO2 कहेगा मेरे को तो इसकी कोई पड़ी नहीं है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहेगा कोई बात नहीं, इससे बात मत कर, मेरे से तो बात कर ही सकता है। तो ये क्या करता है? अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है। तो ये क्या बन गया? SO3, और साथ में क्या हो गया? V2O4। अब वेनेडियम के तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 5 में हूँ चाहे 4 में हूँ, अपन तो आगे ही चलते हैं, इनर्ट गैस से बहुत आगे चलते हैं। सही है। अब क्या हुआ? SO3 बन गया, हमारा काम तो निपट गया। अब ये O2 क्या चाहता है? इसके साथ मिक्स हो जाता है V2O4 के साथ, और ये वापस क्या बन जाता है? V2O5। तो तुम देखो सारा गेम वही है, SO2 + ½ O2, आंसर क्या आ गया? SO3। आई बात समझ में? तो इन दोनों ने आपस में अभी भी बात नहीं करी, बात उसने करी है, लेकिन इन दोनों को मिला के काम भी करवा दिया है कि नहीं? क्लियर है? चलो अब बताओ कलर क्यों आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस में, कंपाउंड्स में? हाँ देखो तुम बताओगे नहीं, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, कलर 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 की वजह हमेशा एक ही होती है। डी ट्रांजिशन भी कब होगा? जब इनमें क्या होगा? कलर का एक रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म का भी एक ही रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम कहोगे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में ये क्या दर्शाते हैं? डी ट्रांजिशन, है ना। डी संक्रमण के कारण इनमें रंग होता है। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। चलो
कॉपर की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कॉपर के कंपैरेटिवली आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? ज्यादा। अब देखो कणन की एंथैल्पी है ना, एटोमाइजेशन मतलब ये कि क्रिस्टल में एटम बंधे हुए, जैसे मान लो कॉपर कॉपर है, आयरन आयरन है, तो ये सब मेटल है, मेटल है तो इनके एटम्स क्या है, इस तरह से फिक्स्ड जगह होती है, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, वो ठीक है ना, लेकिन हर कोई क्या होता है अपनी अपनी जगह पे सेट होता है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये। अब दो एटम के बीच में कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है ना, ये अपने पड़ोसी से कितनी बात करता है, कितना इसका इंटरेक्शन है, उतनी मजबूती आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, है ना भाई, ये मेटल तो अपनी जगह पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा ना, तो अब इसके मान लो 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो ये 4 अलग अलग लोगों से क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे ना, ऐसे मतलब आपके घर में अगर 4 बच्चे तो वो 4 अलग अलग फैमिली में दोस्त बनाएंगे ना, और अगर एक ही बच्चा है तो वो एक ही दोस्त बनाएगा, तो आपका सोशलिज्म, अगर मैं कहूँ ना कि आपके सोशल रिलेशन ज़्यादा कब होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो आपके अलग अलग लोगों से क्या बनेंगे, कॉन्टैक्ट बनेंगे। अब एक ही बच्चा है या मान लो बच्चा ही नहीं है, तो आप तो दिन भर लैपटॉप में ही लगे हो, आई बात समझ में। तो तुम बताओगे जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने परमाणुओं के बीच में इंटरेक्शन, है ना, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया, ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो उनके बीच में इंटरेक्शंस जो होंगे वो उतने ज्यादा, अब जितने ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे तो फिर आप निकल नहीं सकते हो, बाउंड हो गए, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में चाहे उसको बाहर निकालो, तो अगर इतने लोगों से बंधा हुआ है तो बाहर कैसे निकलेगा, आई बात समझ में। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आयरन की ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कॉपर तो D10 करके बैठा है ना, तो मेरा इंट्रैक्शंस का है ना, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, आयरन की ज्यादा है। किसी भी पूछे तो आपको इस लॉजिक से आंसर देना है, क्योंकि ये डेटा बेस्ड सवाल है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलो ये तो कर लोगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले Fe बताओ 26, तो 26 में क्या करूं, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। और अगर मैं Fe+3 में आऊं तो आर्गन 3d5, ठीक है भाई। अगर मैं 3d5 में आ गई तो ये μ = √n+2, और 3d5 मतलब d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 4 5 है, ठीक है। तो आंसर भी तुम्हें बताइए, है ना, लगभग 5 और नेक्स्ट नंबर के आसपास, तो 5.8 5.9 कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर वही क्रोमियम+2 अपचायक है ना, अपचायक मतलब रिडक्टेंट है, ठीक है। पहले इसको पकड़ते, अच्छा ये रिडक्टेंट है, मतलब ये चाहेगा कि दूसरे का तो रिडक्शन हो लेकिन मेरा क्या हो, ऑक्सीडेशन, मतलब ये चाह रहा है कि भाई मैं तो ऐसे जाऊंगा, तो अब हम इसको पकड़ लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने, क्रोमियम का आंसर था 3d5 4s1, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो क्रोमियम+2 में क्या आएगा 3d4, और यहाँ क्या आएगा 3d3, और हम कहेंगे अच्छा 3d3 मतलब T2G हाफ फिल्ड, तो भाई क्रोमियम+2 में T2G है और T2G भी क्या है, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड की वजह से ये क्या है, तो ये चाहेगा भाई मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मतलब मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन, तो ये रिडक्टेंट है, इसमें तो मुझे शिकायत नहीं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाँ D4 ही तो है, लेकिन ये D3 में जाना पसंद कर रहा है, लेकिन Mn+3 ऑक्सीडेंट है, तो Mn+3 ऑक्सीडेंट है मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। मतलब ये कह रहा है भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन दे दो, बाकी तुम जानो तुम्हारा क्या करना है, तो हम कहेंगे अच्छा ये ऐसे करना चाह रहा है, तो हम कहेंगे देखो ये 3d4 है और यहाँ चला गया तो ये क्या हो गया 3d5, तो भाई d5 मतलब इसके d में 5 अनपेयर्ड, तो ये तो चाहेगा ना कि मेरे को ऐसा मिल जाए कॉन्फ़िगरेशन में, अभी तो हाफ फिल्ड हूँ, मेरी क्या तकलीफ है ना। तो ये क्या चाहेगा, मैं ऐसे जाऊँगा ताकि मैं हाफ फिल्ड बनूँ, मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रॉन,
और ये क्या सोचेगा, नहीं मैं छोड़ दूंगा तब भी मैं हाफिल्ड बन जाऊंगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, भले ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन ये वाला रिडक्टेंट है और इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेंट है। बोलो कोई तकलीफ? सिंपल है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब पिक करो, लैंथेनॉइड कौन है, एक्टिनॉइड कौन है, ऐसे लिख रही हूँ, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ठीक है। अब देखो एनडी, कुछ भी नहीं है कुछ तो है, एनडी क्या है, एनडी लाख सोचा पर ना थी, क्या बोला नाम, लैंथेनॉइड है, हाँ ना थी, नियोडीमियम है ना, तो लाख सोचा पर ना थी, ना थी मतलब एनडी, नियोडीमियम। पीए ये एक्टिनॉइड है। थोड़े पैसे ऊपर नफा, तो थोड़े पैसे, पैसे मतलब पीए, हाँ तो थोड़े क्या, थोरियम 90, पीए प्रोएक्टिनियम, तो आ गया ना, ये एक्टिनॉइड है, ठीक है ना भाई। इधर हम लैंथेनॉइड्स लिख रहे हैं और इधर हम एक्टिनॉइड्स लिख रहे हैं, तो दो तो पकड़ लिया हमने, और पकड़ो क्यूरियम, अभी पढ़ा था ना, पके आम कम कम बिकेंगे, तो कम में क्या था, एक्टिनॉइड। और ये गिडोलिनियम, गिडोलिनियम क्या था, लैंथेनॉइड, शुरू पढ़ा था अपन ने, है ना। लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं तब एक गधे ने, गधा मतलब क्या था, गिडोलिनियम, ठीक है। फिर ईएस आइंस्टीनियम, साइंटिस्ट सारे इधर ही है ना, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, मेंडेलिविनियम, ये सारे साइंटिस्ट थे, वर्केलियम। ईयू यूरोपियम कहाँ है, लैंथेनॉइड, ठीक है, ईयू इधर आएगा। फिर टीएम लैंथेनॉइड, लाख सोचा पर ना थी प्रेम की सीमा, यूं तब एक गधे ने ड्राइक्लीन होकर कहा तुम, तुम मतलब क्या था, थूलियम, तो तुम है लैंथेनॉइड, ठीक है। और नोबिलियम पढ़ा था ना, मैडम नाश्ता लाओ, तो नाश्ता क्या था, नोबिलियम, क्लियर है। ये तो उल्टा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड, लोअर ऑक्साइड जो है, ठीक है, लोअर ऑक्साइड तो आपके होते हैं एल्केलाइन, क्षारीय, क्लियर। और हायर ऑक्साइड जो है ना, वो आपके होते हैं या तो एसिडिक या एम्फोटेरिक। ट्रांजिशन के क्यों, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो एसिडिक होता है। देखो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब आपने सारे इलेक्ट्रॉन खो चुके हो, अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, तो अब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहोगे, मतलब लुईस एसिड। और अभी आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब अभी हम और इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, ताकत है हमारी, तो हम इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, लोन पेड डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस। आई बात समझ में। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, आपको बताना है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अगर होगी तो एसिडिक ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है, नो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात ही नहीं, तो वो एसिडिक हो ही नहीं सकता। यहाँ अभी चांस है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, ठीक है, इट कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो अभी बीच में भी नहीं है, बिल्कुल लोअर में, तो हायर में तो जा ही सकते हैं ना, इसलिए वो बेसिक है, ठीक है। अब देखो कॉपर +1 कलरलेस है, तो बिल्कुल भाई कॉपर +1 मतलब आप 3d10 कह रहे हो, तो 3d10 मतलब 3d10 क्यों कह रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम इतने टाइम से तो पढ़ रहे हैं कि अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या है, कलर। अपने कोऑर्डिनेट में से कलर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, और यहाँ कलर के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और कॉपर +2 तो तुम कहोगे 3d9, तो अनपेड तो भी है ना, और ब्लू होता है, ये तो पता ही था, ब्लू वाइट, तो अनपेड है, इसका मतलब कलर है, और कॉपर +2 का हमें कलर पता है, ब्लू कलर। आगे बात समझ में। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझाओ, तो एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व, है ना, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर एक्टिनियम,
क्या हो जाएंगे? हाँ वो तो है, एक्टिनॉइड हो जाएंगे, आकार में अचानक से क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले तत्व, देयर इज सडन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इन द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर एक्टिनियम। लैंथेनॉइड होता है तब भी यही लिखना था, वहां पे भी सडन डिक्रीज है, यहाँ पे भी सडन डिक्रीज है ना। आने वाले तत्व आकार में अचानक से छोटे हो जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये चीज हम उसमें भी लिख सकते थे, सडन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इन द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर एक्टिनियम, अचानक से छोटे हो जाते हैं, इसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलो ठीक है, मान लिया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये तो लैंथेनॉइड में भी होता है, फर्क क्या है? तो देखो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब आकार में कमी तो आई, लेकिन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होता है। मतलब आपने एक बॉल रखी, आपने कहा इसके बाद अगली बॉल जाएगी उतनी छोटी हो गई। एक्टिनॉइड में आपने एक बॉल रखी, अगली छोटी तो हो गई, लेकिन उसके कंपैरेटिवली और छोटी हो गई, क्योंकि 5F का शील्डिंग तो और ही खराब होता है। 4F में भी शील्डिंग थी, 5F की शील्डिंग और ही क्या होती है? पुअर होती है, इसलिए इसमें संकुचन ज्यादा होता है। लैंथेनॉइड संकुचन की अपेक्षा एक्टिनॉइड संकुचन ज्यादा होता है ना। समझ में आ गई बात? ये अब डिफरेंस लिख दो, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में क्या अंतर है? लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड, बहुत सारे अंतर लिख सकते हो। देखो यहाँ लिखोगे एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व। ठीक है, उधर क्या लिखोगे? कमिंग आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व। सरल सरल लिख रही हूँ क्योंकि नंबर तो सब में ही मिलने। ठीक है, लैंथेनॉइड मतलब 4F से बिलोंग करते हैं, 4F श्रेणी से संबंधित है, और एक्टिनॉइड्स 5F सीरीज से बिलोंग करते हैं। सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर तुम लैंथेनॉइड्स देखो तो है ना, सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, ओनली एक एलिमेंट, कौन सा? प्रोमीथियम, ये अकेला रेडियो एक्टिव है। और यहाँ क्या लिखोगे? सारे ही क्या है? सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, यहां जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? +3। यहां तुम जाओगे तो 3, 4, 5, 6 और कभी कभी 7 भी देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऐसे आप डिफरेंसेस बता सकते हो। क्लियर? वो सारी ट्रांस यूरेनिक है, मैन मेड है, यहाँ आपको मैन मेड मिलेगा नहीं, ऐसे। ठीक है, फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या समझते हो? तो देखो इसमें ना वजह भी बताओ। आप कहोगे देखो यहाँ हमारा F ऑर्बिटल है, लैंथेनॉइड है ना, तो हम 4F की बात कर रहे हैं, ये 4F, यहाँ आपका क्या है? 5D, और बाहर क्या है? 6S। अब न्यूक्लियस का काम है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो ये तो भाई आपके 57 प्रोटॉन है, लैंथेनम में कितने होते हैं? 57, और फिर आप बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो प्रोटॉन जैसे से बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ना, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, ये तो खिंच रहे। अब हमने तो पढ़ा था कि भाई अंदर वाले बाहर वाले को पुश कर लेते, अब ये 4F तो खुद ही इतना दूर है, और यहाँ शील्डिंग क्या है? निग्लिजिबल, इधर करेंगे तो खाली पड़ा है ना। तो नगण्य परिरक्षण प्रभाव, जितना दूर होता है ना न्यूक्लियस से, शील्डिंग उतनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो नगण्य परिरक्षण प्रभाव, तो शील्डिंग इफेक्ट निग्लिजिबल, तो खींचा खींची तो अंदर बहुत जा रही है, और धक्का मुक्की में आप उसको पुश ही नहीं कर रहे हो तो लोग तो अंदर आ जाएंगे ना, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? कम। तो लैंथेनम के बाद साइज अचानक से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसमें चाहे इसके आयंस में। क्लियर? इसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, हम अंतर में लिख सकते थे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरेटिवली एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, फिर Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, तो अभी तो आपने पढ़ा था इसमें 3d5 है, और 3d5 क्या था? हाफ फिल्ड था, और हाफ फिल्ड क्या होता है? स्टेबल, ये अपन कर चुके हैं ना। और यहाँ आपने पढ़ा था तो 3d4 है, तो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है ना, तो 5 में जाना चाहेगा। फिर देखो इक्वेशन पूछी इसने बैलेंस्ड। देखो एक तो आयरन Fe+2 से कहा, अच्छा Fe+2 है, और टिन क्या है? Sn+2 है ना। एक तो आपके पास है Fe+2 और एक टिन मतलब Sn+2।
एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन से रिएक्शन करते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन बताओ। अब देखो डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट खुद तो बदल जाता है किसमें, क्रोमियम +3। याद रखना है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन किसमें बदल जाता है, Cr+3। आई बात समझ में। वो तो pH 5 पे इक्विलिब्रियम है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके डाइक्रोमेट है, एसिड मिला है Cr+3। अब बैलेंस करो, यहाँ क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1। तो पहले तो मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ मैं 2 कर देती हूँ। ऑक्सीजन कितने हैं, वहाँ क्या करूँ 7 वाटर डालो, है ना, तो यहाँ वाटर डाल दो कितने 7। हाइड्रोजन कितने हो गए 14 हो गए, 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ मैं 14H+ आयन कर देती हूँ। अब चार्ज देखो, ये -2 प्लस का 14, यहाँ कितना है 3 2 6, तो यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 12 है। सही है। अब मुझे 6 कम करना है, जा कम करना है वहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ना। ठीक है, तो ये मेरी बैलेंस होगी, इक्वेशन 1 मेरी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, फेरस से लिखना है। तो भाई एसिडिक मीडियम में फेरस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में। ओके, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये छोड़ेगा। ये मेरी इक्वेशन 2। लेकिन तो 6 मांग रहा है कि 1 छोड़ के करेगा भी क्या, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 से। तो अगर मैं यहाँ सीधा ही लिख दूँ भाई ये 6 कर दो, और अब इनको बैलेंस करके लिख दो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा ना आखिर में। ठीक है, तो अब आप इसको बैलेंस करके लिखोगे तो क्या होगा, खाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काट दो। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बनी डाइक्रोमेट आयन +6 Fe+2 एसिडिक मीडियम है, बिल्कुल है ना। आंसर क्या है, Cr+3 +6 Fe+3 प्लस वाटर कितने 7 वाटर। लो आगे की बात समझ में, ये क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब सेम तुम्हें 10+2 वाली करनी थी तो 10+2 वाली कर लो, है ना। तो पहले तो मैं यूं क्यों लिख दूं, क्या था Cr2O7 -2 प्लस 14H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या था 2Cr+3 प्लस 7 बस बराबर है, इतना ही था ना। ठीक है, अब 10 मतलब Sn+2 और ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, Sn+4। कितने इलेक्ट्रॉन छुड़वाएगा 2। अब यहाँ चाहिए तो 6, तो मैं क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना भाई। एक बार में 2 आएंगे ना तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई, नहीं तो वापस लिखो फिर। और अब इसको बैलेंस कर, बैलेंस वही मतलब काट के लिख दो। ठीक है, इनको ऐड कर दोगे फाइनल इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस्ड। क्लियर। तो तुम्हें ध्यान रखना है 10 को Sn+2 को +2 में 3 में बदलता है, 4 में बदलता है, फेरस को फेरिक में बदलता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी और एफ ब्लॉक के 4 एप्लीकेशन। बोलो डी ब्लॉक की एप्लीकेशन। अभी पढ़ा था तुमने कैटलिस्ट, अभी तुमने क्या पढ़ा था संपर्क विधि। कॉन्टेक्ट मेथड में तुमने कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एक वो भी ध्यान रखना वॉकर प्रोसेस, वॉकर या वेकर प्रोसेस है ना। ठीक है, इसमें हम काम में लेंगे PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड। एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये अलग से सवाल पूछेंगे तब भी अपने को पता होना चाहिए। बोलो ये कराया था ना जिगलर नाटा कैटलिस्ट, हाँ पॉलीथीन में ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, चाहे मिथाइल लिखो चाहे एल्काइल लिखो। अच्छा इसको भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं ना, ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से बॉन्डेड है। तो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड जिगलर नाटा, इसको हम काम में लेते पॉलीथीन बनाने में। तो होंगे ये तो बहुत सारे हो गए। फिर और बताओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में क्या लेते हैं आयरन, है ना। तो हेबर प्रोसेस उसमें आयरन। एक वो भी पढ़ के जाना सिक्के, यूके कॉइन, जर्मन कॉइन है ना। यूके कॉइन जो चांदी नहीं होती है उसमें, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में चेक करना। यूके एक सेकंड है तो यूके कॉपर कॉइन, तो उसमें है कॉपर और स्टील। और यूके सिल्वर, यूके तो उसमें कॉपर और निकल। बोल रहा है यूके सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं, ठीक है।
मान लो अपन यूके जाएं और सिल्वर कॉइन खरीद के लिए हैं, तो बोल रहे हैं सिल्वर, क्या था कॉइन, सॉरी, कॉपर और निकल, ऐसे, ठीक है। ये है। और भी अपन लिख सकते हैं स्टील बनाने में, स्टील में मोस्टली क्या होता है, निकल स्टील, आयरन स्टील, क्रोम स्टील, ऐसे होता है ना ये। और एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में तो मिश मेटल का यूज बताओ, ठीक है। एफ ब्लॉक में मिश मेटल देखो, अगर आप मैग्नीशियम वाला मिश मेटल लेते हो तो फिर वो लाइटर बनाने में, इंडियन कॉइन चांदी होती है ना, इंडियन कॉइन अपने यहाँ चांदी के सिक्के तो वो चांदी होते हैं ना, ये लोग पकड़ लेंगे ना, वहां पे बोलते हैं ऐसे सिल्वर कॉइन, पर सिल्वर नहीं है, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम बेस्ड मिश मेटल क्या गैस लाइटर बनाने में आग पकड़ लेते हैं, पायरोफोरिक होते हैं। कॉपर बेस्ड मिश मेटल जेट इंजन के पुर्जे बनाने में। फिर मिश मेटल का प्रयोग बंदूक की गोली, उसका कवच, उसका खोल, शील्ड जो है वो सब बनाने में भी मिश मेटल काम में लेते हैं। फिर कुछ मिश मेटल जो होते हैं ना वो फ्लोरोसेंट होते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब नहीं होती अपनी एलईडी वगैरह में क्या होती, पतली पतली कैथोड रे ट्यूब्स होती है ना, वैसे कुछ मिश मेटल क्या होते हैं, स्फुरदीप्त होते हैं, फ्लोरोसेंट होते हैं, उनको टेलीविजन स्क्रीन बनाने में काम में लेते हैं, चमकते हैं वो लाइट से, इसलिए, ठीक है। तो ये आपके उपयोग हो गए लैंथेनॉइड के, एक्टिनॉइड के। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बना लो, बोलो। क्रोमेट तो होता है आपका CrO4-2, ये तो बनाया था अपन ने, है ना, Cr डबल बॉन्ड O, O-, टेट्राहेड्रल शेप है ना। डाइक्रोमेट, अच्छा इसका कलर क्या था, अब डाइक्रोमेट क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता है CrO-Cr। फिर देखो डबल बॉन्ड हो, 7 ऑक्सीजन है ना, तो एक तो शिफ्ट कर दिया बीच में, अब 6 में 3 करना है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब -2 है, मतलब एक ही O- होगा, एक ही होगा दोनों के पास, और बाकी अब एक ऑक्सीजन रह रहा है, तो डबल बॉन्ड हो। और ये बीच का एंगल कितने डिग्री पे आता है, 120। इसका भी शेप पूछे तो टेट्राहेड्रल ही है, 2 टेट्राहेड्रन है और वो 126 डिग्री पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। कलर कैसा था, बढ़िया, बोलो, सिंपल है। चलो आगे बढ़े, ये भी कर लोगे। M+2 Z25, अब देखो इसने Z25 दिया है ना, तो हम कहेंगे 25 पे आर्गन 18, 4s2 20 और 3d 5। हम क्यों बोला Mn+2 है, आप M कह रहे हो तो हम M लिख देते हैं, तो M+2 मतलब 3d 5 और 3d 5 मतलब d में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब म्यू निकालो, म्यू इक्वल्स टू n+2। अब n की वैल्यू पुट कर दो, √5, 5+2, आंसर तुम्हें पता है 5.8 लगभग, ठीक है। लमसम लिखना भाई, बोर मैग्नेट, सही है, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़े। ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक, मतलब कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपके सारे मेटल एटम है, तो आप कहोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल है, और मेटल तो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति है ना, एक परफेक्ट शेप, परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, लेकिन फिर ये बीच बीच में जगह भी तो खाली रह जाती है ना। अब इस खाली जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाश। तो तुम्हें बताने हैं, जब ट्रांजिशन एलिमेंट अपने क्रिस्टल्स में अरेंज होते हैं, अपने क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इनमें एटम्स के बीच बीच में खाली जगह होती है, वेकेंट साइट होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब इस इंटरस्टिशियल साइट में छोटे छोटे एटम लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, यहाँ पे लिखो फिट हो जाते हैं, समा जाते हैं, ठीक। अब तुम सोचो जो खाली जगह थी अगर वो मैं भर दूं, है ना, मान लो आपका सूटकेस है, आपने कपड़े भर दिए सारे, बीच बीच में खाली जगह में ठूसा ठूसा के सामान भर दिया, तो सूटकेस उल्टा भी कर दो, कपड़े गिरेंगे, आपने पैक कर दिया ना, अच्छे से पैक कर दिया, तो आप बोलेंगे तो पैकिंग जो है वो मजबूत होगी, है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल
कंपाउंड। देखो पढ़ोगे कितना ही, लैंग्वेज याद होगी नहीं, इसलिए आप बस ये कॉन्सेप्ट बना लो, इसको अपने शब्दों में लिख देना। की पॉइंट में लिख रही हूँ कि बीच बीच में ये शब्द नहीं उड़ाने, है ना, खाली जगह रह जाती है, नहीं, उस खाली जगह का नाम लिखो, अंतराकाश रह जाते, छोटे परमाणु फंस जाते हैं, नहीं, आप लिखो छोटे परमाणु कौन से, ठीक है। अब जो नया बना वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब आपने कहा ये पैकिंग बढ़िया हो गई, नहीं, पैकिंग बढ़िया होने से क्या हुआ, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से अब जो मेरा कंपाउंड है प्योर मेटल के कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, हाई हो गया मेल्टिंग पॉइंट। फिर अब ये रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, मजबूत है ना, रिएक्शन करने के लिए जगह से उठना पड़ेगा ना, तब आपने ठुसा के भर दिया तो वो उठेगा नहीं अपनी जगह से, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ये मेडिकल में सवाल था भाई 1-2 साल पहले, इनके पॉइंट्स पे 4 पॉइंट दिए एनसीईआरटी में, उन चारों पॉइंट पे एक सवाल था, एक पॉइंट उसने गलत कर दिया था। तो ये केमिकली क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते। चालकता पे कोई प्रभाव पड़ता है तो नहीं, नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो चलने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो इनकी चालकता पे, कंडक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके। अब इस पे अगर अलग से सवाल बना दे तो तुम लिख देना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्सो आयन के नाम लिखो जो मेटल की ट्रांजिशन सीरीज के ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये थी SC T V कार में फेकोनी कुंजी, ठीक है। ऑक्सो आयन मतलब ऑक्साइड बनाने, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये ग्रुप 3, और ग्रुप 3 को आप बोलोगे 3rd B, ये 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, फिर ये तीनों 8th ग्रुप में, फेकोनी 8वां ग्रुप है, ये 1st B और ये 2nd। तो अब मुझे ऐसा आयन ढूंढना है जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आए वो ऐसे होनी चाहिए, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, ऐसे। जैसे अगर मैं लिखूं Mn2O7, तो Mn2O7 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 ही तो है, तो मेरे ग्रुप नंबर 7 के बराबर है ना। ऐसे जैसे वेनेडियम में मैं लिख दूं V2O5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 5 है ना। ऐसे टाइटेनियम में मैं लिख दूं TiO2, तो 4 ही तो है ना। क्रोमियम में क्या लिख सकते हैं, ऑक्सो आयन पूछा, तुम क्रोमेट भी लिख सकते हो, CrO4-2, तो x बराबर 6 ही तो है ना। इसमें आयन पूछा तो MnO4- लिख दो, डिपेंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 7। ऐसे फिर कॉपर में फर्स्ट में तो फर्स्ट में जिंक में लिख दो Zn+2 वाला ZnO, सेकेंड ही तो आएगी। ऐसे कुछ एक बता नहीं दिया, बता सकते हो, क्लियर। ऐसे चल, फिर कॉपर का SrP पॉजिटिव है, ये तो मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। आपको पता है E0 कॉपर +2, कॉपर कितना था 0.34, मतलब कॉपर चाहता ही नहीं कि मैं +2 बनूं, जबकि ये मेटल है और आपने पढ़ाई है कि मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन जब आप यहाँ देखते हो तो आप मना कर देते हो, नहीं कॉपर चाहता ही नहीं। तो हम कहेंगे भाई ये रुक क्यों नहीं रहा है, पानी में बात चल रही, तो ये रुक क्यों नहीं रहा है, तो नहीं रुक रहा है मतलब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। पानी में अगर आयन है और वो बेचारा नहीं रुक रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, इसलिए नहीं रुक रहा है। फिर कॉपर +2 बनाने के लिए पहले कॉपर +1 में जाना पड़ेगा, फिर कॉपर +2 में जाना पड़ेगा, तो एक बार खर्चा IP1, दूसरी बार खर्चा IP2, तो आप 2 बार एनर्जी दो, चलो मैं दे भी दूँ +2 बना दूँ तो, लेकिन जब वापस मुझे मिलने की बारी आई तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मिलने वाली क्या थी, हाइड्रेशन, और देने वाली क्या थी, IP। तो हम कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा होगा, IP1 और IP2 का सम, है ना। कॉपर के आयनन विभव 1 और आयनन विभव 2, फर्स्ट IP और सेकंड IP का सम, योग क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो खर्चा तो इतना करवा लिया, है ना। तो पढ़ाई मान लो तुमने MBA किया या कुछ करा, तुमने 50 लाख लगवा दिए, नौकरी आई 10,000 की, तो घर वाले कहे ना पागल 50 लाख अगर मैं रख लेता बैंक में तो बैठा बढ़िया था, फिर तुझे और गालियाँ देता और मजा आता, ये क्या कर दिया। तो ये खर्चा तो हो गया बहुत ज़्यादा, और जब बारी आई तो लोग कुछ मिल ही नहीं रहा। और ये खर्चा नहीं, अभी तो इसकी कड़न की एंथैल्पी, कॉपर
कॉपर तो बेचारा अपने एटॉमिक फॉर्म में ऐसे था ना, कॉपर की प्लेट डाली होगी, एटम कहाँ से लाओगे, होता ही नहीं एटम। तो बेटा आपने क्रिस्टल में बैठा था, आप पकड़ के बाहर लाए हो, तो ये वाली एंथैल्पी कौन सी होती है? हाँ, तो एक उसको पकड़ के बाहर लाने में उसमें भी हमारा खर्चा हो गया। खर्चे तो तुम दुनिया भर के करवा लो, और जब कमाने आओ तो कुछ मिला ही नहीं। तो हम कहेंगे कॉपर के केस में ऐसा ही है कि खर्चे तो ज़्यादा होते हैं और जब मिलने की बारी आती है तो वो क्या होती है, बहुत कम, और फिर रुकता भी नहीं, नौकरी छोड़ छोड़ कर भाग जाता है। तो फिर क्या ही मतलब हुआ। इसलिए इसका SRP क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसका आंसर तुम्हें बनाना है, ये नहीं सोचना इसे गलत दिया है। बोर्ड का एग्जाम है ना, तो गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, स्टेटमेंट सही है, आपको उसके पक्ष में उत्तर देना है। जो थोड़ी यही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी आ जाए तो कुछ ना कुछ जोड़ करके आप मतलब अपने एक पॉइंट्स ढूंढो, की पॉइंट ढूंढो और उसको लिखो, क्या ऐसा जरूर ऐसा हुआ होगा, इसके पक्ष में आंसर दो। क्लियर? ये तो ये खत्म हो गया आपका क्या, D एंड F ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो।